अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर शेप बॉडीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था, लेकिन अब हमने ये देखना है कि अगर कोई इरेगुलर बॉडी है, ठीक है, कि ऐसी बॉडी जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे हम। तो उस पर्पज़ के लिए हम जो है वो एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको नाम देते हैं प्लम लाइन का। प्लम लाइन धात की बनी हुई एक छोटी सी गोली होती है और उसको किसी डोरी की मदद से बांध के लटका दिया जाता है, ठीक है। तो जब उसको लटकाएंगे तो गोली ज़ाहिर है कि कोई मैस होगा, तो उस मैस की वजह से उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, ठीक है, एक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पे हमने उसको लटकाया उस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस गोली का मौजूद होता है। इस बात को समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि एक थिन सा आपने कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, कोई गत्ता ले, तो उसको आपने क्या करना है कि उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपने छोटे छोटे होल बना लेने हैं। इस तरह फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि इसमें डिफरेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं A, B, C, and D। तो इन पॉइंट्स पे आपने होल बना लेने हैं। अब करना आपने यूं है कि ए जो है वो उस होल को पहले ए होल लेना है। ए होल पे आपने एक कील की मदद से इस कार्ड को लटका देना है और उसके ऊपर आपने जो है प्लम लाइन को लटका देना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने एक सीधी सी लाइन ड्रा कर लेनी है उस पॉइंट ए से। फिर आपने यूँ करना है कि अब पॉइंट बी पे आपने लटकाना है, बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह आपने लटकाया था कील की मदद से, और उसके ऊपर आपने प्लम लाइन लटकानी है और फिर उस पे जो है एक लाइन ड्रा कर लेनी है पॉइंट बी पे, ठीक है। इसी तरह सी पॉइंट और डी पॉइंट पे भी आपने जो है लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर आपने ये देखना है कि जो इन चारों के चारों पॉइंट्स पे जो आपने लाइन ड्रा की थी, इन चारों के चारों पॉइंट से तो तमाम लाइन जो है वो किन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो यूँ हम इरेगुलर शेप्ड बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कपल, ठीक है। जब किसी बॉडी पे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हो कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, और उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, तो फिर कपल प्रोड्यूस होता है। इस बात का क्या मतलब है कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है कि फोर्सेस पैरेलल तो है, अनलाइक है, यानी उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है। दो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो और वो डिफरेंट पॉइंट्स, एक ही बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हूँ, तो इस तरह एक्ट करने वाली फोर्सेस जो है वो कपल को प्रोड्यूस करवाती हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप स्टीयरिंग की मिसाल लेने की, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है तो उस पर उसको जब हम मूव करवाते हैं, ठीक है, रोटेट करवाते हैं, तो एक फोर्स उस पर अपवर्ड लगा रहे होते हैं, दूसरी फोर्स उस पर डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो कपल को प्रोड्यूस करवाती हैं। और इस केस में दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, वो पैरेलल हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं, एक ही बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं। उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो यूँ क्या होगा कि बॉडी रोटेट करेगी और रोटेशन से एक्चुअली उसमें कपल तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन साथ टार्क भी प्रोड्यूस होगा। और इस केस में क्या होगा कि कपल से ये फ़ायदा होता है कि बहुत थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने से आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह स्पैनर का हमने पढ़ा था, लेकिन अब जो हमने एग्जांपल लेनी है वो डबल आर्म स्पैनर लेना है, ठीक है। अब स्पैनर क्या एक ऐसी डिवाइस थी जो नट को टाइट करने के लिए या उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डबल आर्म के उसके दो हैंडल्स होते हैं कि दो स्पैनर को मिला के जो आपका बनेगा स्पैनर, तो उसको हम नाम देते हैं डबल आर्म स्पैनर का। और वो गाड़ियों के टायर वगैरह के जो नट्स हैं उनको खोलने में यूज़ होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि दोनों आर्म्स के डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक ही स्पैनर के दोनों आर्म्स के डिफरेंट पॉइंट्स पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है, और उन फोर्स की जो है वो डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। तो यूँ वो फोर्स भी क्या कपल को प्रोड्यूस करवाती हैं।
और उसका एक और फ़ायदा ये कि इजीली बहुत थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि आप जो है वो नट वगैरह को टाइट भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एक्विलिब्रियम। तो कोई भी बॉडी उस वक्त एक्विलिब्रियम में होगी जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस होंगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था चैप्टर 3 में, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ वो कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही पड़े रहना चाहिए, और अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है कोई बॉडी तो उसको मूव करते रहना चाहिए अनटिल या अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो एक्विलिब्रियम में कोई बॉडी कब होगी कि जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। एक्विलिब्रियम की टू टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक एक्विलिब्रियम और दूसरी है डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक नाम से ज़्यादा स्टैटिक मीन रेस्ट, ठीक है, जो रेस्ट पे। तो अगर स्टैटिक एक्विलिब्रियम में बॉडी तब होगी कि जब रेस्ट कंडीशन पे बॉडी पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आप मिसाल लेने के एक टेबल है, टेबल पे आप बुक की ले एग्जाम्पल, या एक ब्लॉक या कोई भी चीज़ टेबल पे पड़ी हुई है, अब ये रेस्ट पे है। अब ऐसा तो नहीं है कि इस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रही, बल्कि जिस पे फोर्सेस लग रही हैं, एक तो फोर्स उस ब्लॉक के वेट की वजह से उस पर जो फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है, और एक टेबल पे पड़ा हुआ है तो सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फटर में। तो यूँ इस केस में दो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रही हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है। सपोज करिए कि अगर 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो यूँ चूँकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और बॉडी रेस्ट पे रहेगी। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेने की, जिस तरह एक तस्वीर है जो दीवार पे लटकी हुई होती है तो वो भी एक्चुअली एक्विलिब्रियम में होती है। अब तस्वीर का एक वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा वो जिस डोरी की मदद से हैंग हुई भी है, ठीक है, मिडल पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये दो नज़र आ रही है ना कि दो पार्ट्स में वो डिवाइड हुई है स्ट्रिंग, ठीक है। इस साइड पे भी एक फोर्स लग रही होगी ए वाली, पॉइंट ए के अलॉन्ग भी और बी के अलॉन्ग भी। तो यूँ इस केस में तीन फोर्सेस लग रही हैं, ये तीनों फोर्सेस बैलेंस होंगी तब बॉडी रेस्ट पे होगी, ठीक है। कि कुछ इस तरह से हो कि अगर 10 न्यूटन की डाउनवर्ड लग रही है तो ऊपर जो स्ट्रिंग की है दोनों साइड्स पे, तो ए वाली साइड पे 5 न्यूटन की लगे और बी वाली साइड पे 5 न्यूटन की लगे, तो यूँ इक्वल 10 न्यूटन हो जाएगा। तो एक दूसरे को बैलेंस कर दें तब जाके ये जो तस्वीर है ये एक्विलिब्रियम में होगी। तो यूँ हमें फर्स्ट स्टेट जो पता चली एक्विलिब्रियम की, फर्स्ट टाइप जो पता चली वो ये है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में कब तक वो एक्विलिब्रियम में होगी, स्टैटिक एक्विलिब्रियम में कब तक होगी कि जब बॉडी पे जो लगने वाली फोर्स है दूसरे को बैलेंस ना कर दें। नेक्स्ट टाइप है डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो डायनामिक की बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मोशन में। तो बॉडी डायनामिक एक्विलिब्रियम में कब होगी कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूविंग स्टेट में जितनी भी उस पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कुछ इस तरह से एक्ट कर रही हों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें तो बॉडी जो है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम में होगी। अब डायनामिक एक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एस्केलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि एस्केलेटर वो जो है मूविंग स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, जो अक्सर शॉपिंग मॉल में आप लगी हुई देखते होंगे, आपने देखी होंगी। उसमें ये होता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ वो स्टेयर्स मूव कर रही होती है और अगर उन पे कोई पर्सन है खड़ा तो उसके ऊपर इतनी स्पीड से चढ़ा होता है तो यूँ जो है वो उस पर तमाम जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो एक बैलेंस हो रही होती हैं। मज़ीद इस डायनामिक एक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप मिसाल ले सकते हैं रोटेटिंग फ़ैन की, ठीक है, मूविंग फ़ैन की। अब फ़ैन जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, उस पर जो फोर्सेज लग रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर रही होती है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है फ़ैन मूव कर रहा है। तो एक्चुअली फ़ैन भी क्या है, एक्विलिब्रियम में है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये डायनामिक एक्विलिब्रियम है। यूँ क्योंकि अगर बार बार आप उसकी डिमर से फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा तो नहीं कर रहे ना, आपने एक सेट कर दिया और जो फ़ैन है वो कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड से मूव कर रहा